Jai Hind and most welcome to all of you, my dear ladies and gentlemen. Today's session is dedicated to the students of English literature, particularly those candidates who are preparing for UGC NET and JRF, and those candidates who are preparing for TGT and PGT examination. It is also important for those candidates who are preparing for graduation or doing master degree in English literature. At the same time, I would like to tell you that any student can watch and enjoy this session because literature is the mirror of society. Life without literature is no life at all. Many a time our life is guided and balanced by literature. So literature is supposed to be the master key that helps us to open the locked gate of success. So pay attention to me and keep watching this video because in this session we are going to talk about P.B. Shelley. You can see the heading P.B. Shelley. You might have heard about P.B. Shelley. It is a brand name in the history of English literature. P.B. Shelley is one of the greatest romantic poets of nature in the first half of the 19th century in the history of English literature. ध्यान दीजिएगा कि पीबी शैली बहुत इंपॉर्टेंट नेम है एंड आई वुड लाइक टू मैनेज द सेशन इन अ बाइलिंगुअल वे. आई विल स्पीक हिंदी प्लस इंग्लिश सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड माय रिसर्च सेशन इन अ वेरी क्लियर वे. तो आइए आज की सेशन में हम आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करते हैं और पीबी शैली के बायोग्राफी के बारे में हर चीज़ बताएंगे. लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहेंगे वो आप ध्यान दीजिएगा कि रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं पीबी शैली और रोमांटिक एज की शुरुआत कब से होती है. तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है जो आपके एग्जाम पीजीटी में पूछा जा सकता है. तो रोमांटिक एज की जो बिगनिंग होता है वो 1798 में होता है. जो पब्लिकेशन होती है लिरिकल बैलेड्स. तो याद रखेंगे बहुत सारी चीज़ें हम इस सेशन में लिखवाएंगे नहीं लेकिन आपको बता देते हैं. ध्यान रखिएगा कि द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज was in 1798 with the publication of lyrical ballads. ध्यान से देखिएगा हिंदी में समझाते हैं आपको कि कहा जाता है कि रोमांटिक एज की शुरुआत किस ईयर से माना जाता है. तो पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे तो रोमांटिक एज बिगिन होता है वो 1798 में. एक लिरिकल बैलेड्स जो कोलैबोरेटिव वर्क है. कोलैबोरेटिव वर्क उसको कहते हैं जहां दो लोग मिलकर कोई भी काम करते हैं. तो लिरिकल बैलेड्स दो लोगों ने मिलकर पब्लिश किया था, वर्ड्सवर्थ और दूसरा है आपका एसटी कॉलरिज. तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों आदमी मिल करके एक वर्क को पब्लिश किए थे जिसका नाम है द लिरिकल बैलेड्स और ये पब्लिश हुआ था 1798 को. और तभी से रोमांटिक एज की शुरुआत इंग्लिश लिटरेचर में माना जाता है. तो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छा से समझ में आया होगा. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा, उससे भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि बहुत बार ये पूछा जाता है कि रोमांटिक पोएट्स को कितने जनरेशन में डिवाइड किया गया. तो याद रखिएगा कि सम ऑफ द रोमांटिक पोएट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 जनरेशंस. तो सबसे पहले तो आपको रोमांटिक पोएट्स में कौन कौन से पोएट्स हैं कुछ नाम याद रखिएगा, जैसे वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, बायरन, एसटी कॉलरिज, विलियम ब्लैक, मैरी शेली, ली हंट, थॉमस लव पिकॉक. ठीक है, ये सारे जो हमने नाम बताए ये रोमांटिक पोएट्स हैं. और सम ऑफ द रोमांटिक पोएट्स मैंने कुछ रोमांटिक पोएट्स को क्या किया गया 2 जनरेशन में डिवाइड किया गया. तो कभी कभी उससे क्वेश्चन हमारे टीजीटी पीजीटी या जेआरएफ या यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो ये जब रिसर्च करते हैं तो हर चीज़ को रिसर्च करेंगे. तो चलिए ध्यान से सुनिएगा कि रोमांटिक पोएट्स को 2 जनरेशन में डिवाइड किया गया, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन. तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से पोएट्स आए थे तो ध्यान सुनिए. फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स हैं हमारे विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज. ध्यान से सुनेंगे. और सेकंड जनरेशन का रोमांटिक पोएट्स पूछेगा एग्जाम में कि कौन है. कहीं ये क्वेश्चन पूछ देगा कि पीबी शैली किस जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स हैं. तो सेकंड बोलेंगे सेकंड जनरेशन का, सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं. तो सेकेंड जनरेशन का रोमांटिक पोएट्स हैं पीबी शैली, जॉन कीट्स और बायरन. ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे और आपके पेपर में आएंगे. अब अपना नोट बना लीजिए या रिसर्च कर लीजिए या इस यूट्यूब को, ये जो हम सेशन बनाए हुए हैं इसको रिवीजन करते रहिए. सॉरी, बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट एक्सपर्ट होते हैं, अपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिए और यूट्यूब का मास्टर बन गए या यूट्यूब से दे धक्का पढ़ाई चल रही है. तो ध्यान दीजिएगा कि यूट्यूब और पीडीएफ सही है, हम ये नहीं कहते हैं गलत है, लेकिन एक रिसर्च वर्क होता है. कहीं क्वेश्चन डीपेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उठाना शुरू कर दिया एग्जाम में तो आपका यूट्यूब फेल हो जाएगा. यानी कि पीडीएफ जो डाउनलोड किए थे उससे काम नहीं चलेगा. आपका अपना एक रिसर्च वर्क होना चाहिए. यदि कोई जेन्युइन या कोई अच्छा गाइड करने वाला आपके लाइफ में हो उससे आपको अच्छा से गाइडेंस होना भी चाहिए जिससे आपका अवेयरनेस क्लियर हो. क्योंकि ये रिसर्च है, जो लोग अच्छा से रिसर्च करेंगे उसी का ही एग्जाम में सर्च होगा. जिसने रिसर्च नहीं किया उसको कोई सर्च क्यों करेगा. तो ध्यान दीजिएगा कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है आपके सर्च होने के लिए. तभी आपको लोग एग्जाम हॉल या किसी चीज़ को सर्च कर सकते हैं कि हाँ जी ये बंदा एक्सपर्ट है. चलिए, और अब आते हैं हम पीबी शैली के बायोग्राफी के बारे में. तो चलिए एक एक पॉइंट को ध्यान में. शैली के बारे में अब यहाँ सीधा हम लिखते हैं बॉर्न. कब बॉर्न लिए थे, बॉर्न. ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा बॉर्न हुए थे 4 अगस्त. ठीक है, 4 अगस्त
1792। ध्यान देंगे कि ये आपका डेट याद होना चाहिए कि बॉर्न हुए थे 4 अगस्त 1792। और कहाँ जन्म लिए थे, तो ये ध्यान देंगे प्लेस है आपका फील्ड प्लेस। ये है फील्ड प्लेस, एक विलेज है, VILLAGE। ये कहाँ पड़ता है, तो होर्सम डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड। HORSHAM, होर्सम DISTRICT डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कहाँ जन्म लिए थे, होर्सम डिस्ट्रिक्ट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी बॉर्न ऑर्डिनरी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके फादर्स का नाम। ठीक है, फादर्स नेम क्या है भाई, तो पिताजी का नाम क्या है, तो सर टिमोथी शेली, सर टिमोथी और शेली। ठीक है, अब ये क्या थे, तो याद रखिएगा अ रिच पॉलिटिकल पर्सन और एडवाइजर। ये पॉलिटिकल पर्सन थे और एडवाइजर थे। अब ध्यान दीजिएगा कि शेली कोई ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, शेली एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, बहुत अपर क्लास। अब सोचिए जिनके पिताजी पॉलिटिकल पर्सन एडवाइजर है, उनके बेटा हैं शेली। ठीक है, अब दूसरा आता है मदर्स। ठीक है, मदर्स नेम क्या है, तो मदर्स नेम का है एलिजाबेथ, ELIZA, एलिजाबेथ। और पिलफोल्ड, PILFOLD, ये याद रखेंगे, एलिजाबेथ पिलफोल्ड इनकी माँ का नाम है। अब माँ भी बहुत रिच थी, ये लैंड ऑनर थी, लैंड ऑनर की बेटी थी, तो डॉटर ऑफ, ठीक है, ए रिच लैंड ऑनर। ठीक है, लैंड ऑनर की बेटी थी ये इनकी मम्मी। तो मम्मी और पापा इनके बहुत अमीर थे, उनके बेटा थे शेली। तो सोचिए कि शेली कैसे होंगे जब जिनके मम्मी पापा ही अमीर है, तो क्या क्या है। अब इनके कितने बच्चे थे, तो याद रखिएगा सर टिमोथी शेली और इनके माँ एलिजाबेथ पिलफोल्ड के टोटल 6 चिल्ड्रन थे, 6 चिल्ड्रन। ठीक है, 6 चिल्ड्रन में ये जो शेली थे, शेली जो थे वाज द एल्डेस्ट हैं। ठीक है, तो इनमें 4 सिस्टर्स हैं इनके, 4 सिस्टर्स। कभी कभी पूछ देगा कि शेली के कितने बहन थे, तो 4। ठीक है, शेली कितने भाई थे, तो 2, 4 सिस्टर प्लस 2 ब्रदर्स। ठीक है, और 2 ब्रदर्स। ये भी पूछ सकता है कि शेली के भाई का नाम क्या है, तो जॉन शेली बोल लीजिएगा, शेली के भाई का नाम जॉन शेली। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि शेली ने अब आगे क्या किया। तो अब आते हैं इनके एजुकेशन पे कि इनका एजुकेशन कैसे चला। यहाँ तक तो कहानी हो गई कि ये थे। अब शेली घर पे ज़्यादा पढ़ाई किया करते थे, यानी कि लगभग ये घर पे 8-10 बरस तक घर पे ही पढ़े थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान देंगे कि स्टार्टेड यानी कि शेली स्टार्टेड हिज एजुकेशन। ठीक है, EDU एजुकेशन एट होम। ये घर पर ही पढ़े थे बहुत दिनों तक। ठीक है, घर पे। अब आगे आते हैं कि इन्होंने और आगे क्या किया भाई, तो एजुकेशन को आगे बढ़ाया घर पे पढ़ने के बाद। इनका जन्म से लेकर चलते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुए थे इनके, देखिए 1792। तो ये जो 1792 है, इसी में हम लोग ऐड करते करते अपनी कहानी को पूरा करेंगे। तो 1792 में 10 बरस के बाद कितना होता है भाई, 1800 और 2 ये होता है 1802 में ये एनरोल्ड होते हैं कहाँ पे, तो एक स्कूल है जिसका नाम है शियोन हाउस एकेडमी। एनरोल्ड एट, याद रखिएगा, शियोन SYON, शियोन हाउस, ठीक है, एकेडमी SADEMO। हमें उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेली जब 10 बरस के थे तो कहाँ पर पढ़ाई किए थे, तो शियोन हाउस एकेडमी में पढ़ाई किए थे। ठीक है, शियोन हाउस एकेडमी। फिर जब ये 1802 में ये शियोन हाउस एकेडमी में थे, और 2 बरस बाद ये, जब ये कितने बरस के हो गए, 12 बरस के। ठीक है, तो 1804 में ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन ईटॉन कॉलेज, ETON, ईटॉन कॉलेज। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है इंग्लैंड में। ये ऐसा कॉलेज है जिसमें शेली तो पढ़े थे, लेकिन इस कॉलेज में चाह के भी किड्स नहीं पढ़ पाए थे। पता है क्यों, क्योंकि किड्स एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली से थे, जबकि शेली एक अमीर बाप के बेटा थे। तो शेली वाज रिच एंड प्रॉस्परस, दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू अफोर्ड फी ऑफ ईटॉन कॉलेज। ठीक है, बट किड्स वाज a very middle class poet and kids belong to
lower class, poor class of poet. That's why kids was not able to मतलब afford the fee of Eton College. That's why he was not able to attend the classes in Eton College. Eton College में ये देखिए ध्यान दीजिएगा, Eton College में किड्स नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि वो गरीब थे, उनके मम्मी पापा भी गरीब थे और उस कॉलेज का फी अफोर्ड नहीं कर पाए, इसलिए वो ईटॉन कॉलेज में किड्स नहीं पढ़ पाए थे। तो यह क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि हम कंपैरिजन एनालिसिस कर दे रहे हैं। यहाँ पे सेली ईटॉन कॉलेज में पढ़ लिए थे क्योंकि ये अमीर बाप के बेटा थे, जबकि किड्स ईटॉन कॉलेज में नहीं पढ़ पाए क्योंकि वो गरीब बाप के बेटा थे। अब आइए, यहाँ तक आपकी कहानी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज किया जाए और इस तरह से आप अपने बायोग्राफी को अपडेट कीजिए कि सेली का जन्म कब होता है, वो डेट जो जन्म वाला है 1792 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को लेकर के आगे बढ़ना है, सारा डेटा फिक्स करना है। ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं, सेली ईटॉन कॉलेज में हो गए हैं। ये 12 बरस की अवस्था में कहाँ पे चले गए थे? ईटॉन कॉलेज। चलिए एक बार फिर से आपको दिखा दें कि 1800 हमारे थे कितने? 4। यहाँ पे हम अभी वही लेके चल रहे थे, ये बॉर्न डेट है, हमेशा याद रखेंगे। 1804 में सेली कहाँ गए? तो ज्वाइंड, फिर से एक बार लिखवा देते हैं आपको, ज्वाइंड ईटॉन कॉलेज। ये ईटॉन कॉलेज कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ भाई? इंग्लैंड में है, बहुत फेमस है ये। इसमें अमीर लोगों की पढ़ाई होती है, गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, किड्स अफोर्ड नहीं कर पाए थे, सेली ने अफोर्ड किया क्योंकि ये अमीर बाप के बेटा थे। चलिए अब ईटॉन कॉलेज में इनको एक क्या होता है कि जैसे कोई भी आदमी नया कॉलेज में एडमिशन कराता है तो रैगिंग होता है, बात समझ में आ गई? तो रैगिंग हो रहा था, तो किड्स को कोई का टास्क दिया गया था करने के लिए, लेकिन सेली को टास्क दिया गया था करने के लिए। तो सेली तो भाई अमीर बाप के बेटा है, तो पहले ही से अपने पावर में। अब इनको कोई टास्क दिया गया रैगिंग के नाम पे, तो इन्होंने मना कर दिया, कहा कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहाँ सेली को उस ईटॉन कॉलेज में जितने भी फ्रेंड थे, जो स्टूडेंट्स थे, इनको मैड सेली एक निक नाम दिया कि बड़ा टेढ़ा आदमी है, इसको तो कुछ भी कहा जाए करने के लिए करता ही नहीं है। तो बात याद रखिएगा कि इनको निक नाम NIC के निक नेम दिया गया किसको? सेली को, जिसका निक नाम क्या है? मैड सेली। तो आएगा कि एग्जाम में कि किस रोमांटिक पोएट्स को मैड सेली का निक नाम दिया गया था। ठीक है, तो सेली को निक नेम दिए गए थे, पेन नेम भी कह सकते हैं। निक नेम का मतलब होता है पेन नेम, याद रखिएगा, पेन नेम। तो निक नेम पेन नेम एक ही होता है। क्या है सेली का पेन नेम? तो मैडमैन। क्यों मैड सेली इनको कहा गया था मैड सेली? क्यों? क्योंकि इन रैगिंग के नाम पे इनको कोई टास्क दिया गया था, इन्होंने सीधा मना कर दिया, कह दिया कि आई एम नॉट अमंग दोज स्टूडेंट्स, मैं उन स्टूडेंट्स में नहीं आता हूँ जो आपके रैगिंग का काम करूँगा। तो इन्होंने सेली रिफ्यूज टू डू दैट, उसको काम करने से मना कर दिया। दैट्स वाई सेली वाज गिवन हिज निक नेम मैड सेली इन द ईटॉन कॉलेज, ध्यान रखिएगा, ईटॉन कॉलेज नाम है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब 1804 + 6 इसमें जोड़िएगा तो 1810। अब कहानी बनती है, ध्यान रखेंगे। 1810 में क्या किया सेली ने? तो याद रखिएगा 1810 में इन्होंने कंप्लीट कर लिया, पास्ड आउट। ठीक है, पास्ड आउट ईटॉन, ठीक है, ईटॉन कॉलेज से निकल गए, ये पास आउट हो गए। अब ये कहाँ गए? एंड ज्वाइंड या एंटर्ड, ठीक है, ENTERED, एंटर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, OXFORD, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ध्यान दीजिएगा कितना फास्ट इनका स्टडी हो रहा है, देख रहे हैं, सीधा ईटॉन कॉलेज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए। अब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको पता ही है कि बहुत हायर एजुकेशन के लिए लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हमारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग यहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए। ठीक है, तो ये लोग तो ऑलरेडी वहीं के थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और अब देखिए हम लोग 1810 की हिस्ट्री पढ़ लिए कि 1810 में ये अपना ईटॉन कॉलेज पास आउट किए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये एंट्री ले लिए 1810 में। अब 1810 में इन्होंने क्या किया? अब यहाँ से कहानी बनेगा। 1810 में इन्होंने एक नोवेल को पब्लिश किया। ठीक है, फर्स्ट नोवेल, याद रखिएगा, फर्स्ट नोवेल पब्लिश्ड, पहला नोवेल पब्लिश किया इन्होंने 1810 में, जिसका नाम है जेस्ट्रोजी, ZASTROZZI, याद रखिएगा, जेस्ट्रोजी इनका फर्स्ट नोवेल था। ये गोथिक नोवेल भी इनको कहते हैं क्योंकि ये गोथिक टर्म को ज़्यादा यूज किए थे, गोथिक कंसेप्ट। ठीक है,
तो गोथिक नोवेल कह सकते हैं कि 1810 में पहली बार शेली ने एक नोवेल पब्लिश किया जिसका नाम था जेस्ट्रोजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह विश्वास किया जाता था कि ये 1810 में जो पब्लिश हुआ था पहला नोवेल, लिखे थे 1804 ही में, जब ये ईटन कॉलेज में थे, जब ये ईटन कॉलेज में थे। देखिए कितना बड़ा चीज़ है, 1804 में ही ये रिटन था, ये रिटन 1804 में ये रिटन थी, जब ये कहाँ थे, ईटन कॉलेज, ईटन कॉलेज। हमें उम्मीद है ये आपको सब समझ में आता होगा। अब अगला डेट हम लोग डालते हैं फिर 1810 ही लेकर चलिए, 1810। तो 1810 में इन्होंने एक और नोवेल लिखा जिसका नाम था रिटन। इन्होंने लिखा, क्या लिखा भाई, तो दो नोवेल लिखे। एक तो लिखे सेंट एस्टी इरविन, IRVYNE, सेंट इरविन प्लस, और कह सकते हैं या प्लस दे सकते हैं, जो रोजी क्रूसियन, यहाँ पे ROSICRUCIAN, ठीक है। तो एस्टी इरविन प्लस रोजी क्रूसियन इन्होंने लिखा 1810 में और पब्लिश्ड हुआ, याद रखेंगे पेपर में पूछ देगा कि रोजी क्रूसियन कब पब्लिश हुई, तो 1811 में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, 1811 तक की कहानी आ चुकी, ठीक है। अब 1811 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। 1811 is a very important year in the history of English literature in the life of पीबी शेली। पीबी शेली के लाइफ में 1811 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1811 में इन्होंने क्या किया था, देखिए ध्यान से। तो 1811 में ये अब क्या हो गए भाई कि अब एक्सपेल्ड हो गए। याद रखिएगा कि 1811 में इन्होंने एक पम्पलेट लिखा, PUMPLET, पम्पलेट या ऐसे कह सकते हैं, पम्पलेट को पब्लिश किया जिसका नाम था द नेसेसिटी, NECESSITY, नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, ATHEISM। तो 1811 में ये हमारे शेली साहब ने एक पब्लिश किया पम्पलेट जिसका नाम क्या भाई, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। और इसको दो लोगों ने पब्लिश किया था, एक तो शेली और इनके फ्रेंड। तो दो लोग कौन थे, तो एक थे शेली साहब थे और उनके एक फ्रेंड थे जिसका नाम था थॉमस जेफरसन, JEFFERSON, जेफरसन हॉग, HOGG, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे, शेली और थॉमस जेफरसन हॉग, ये दोनों आदमी मिलकर के द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म 1811 को पब्लिश किया। अब ये क्या होता है एथेइज्म? एथेइज्म उसको कहते हैं जो भगवान में विश्वास ना करे, नास्तिक जिसको कहते हैं ना, जो भगवान में विश्वास करता है उसको एथेइस्ट, उसको कहते हैं, जो भगवान में विश्वास करता है उसको थेइस्ट कहते हैं, और जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसको एथेइस्ट कहते हैं। तो वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थेइस्ट, THEIST, और वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एथेइस्ट। तो द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म लिखने के चलते शेली को और इनके दोस्त को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया, क्योंकि ये नास्तिकतावाद के बारे में लिखा गया ये चीज़ थी। और इंग्लैंड में भी देखिए इतना ये है कि वहाँ भी लोग उस समय 1811 की बात है कि लोगों को आस्था और विश्वास भगवान में थी, और इन लोगों ने द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म लिखा, जो नास्तिकतावाद यानी कि भगवान के खिलाफ इन्होंने पम्पलेट लिख दिया, जिससे वहाँ के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डीन जो था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डीन DEAN, राउले नाम था उसका, ROWLEY, राउले, याद रखेंगे कि थॉमस राउले इसका पूरा नाम है। इसने क्या किया कि शेली को और थॉमस जेफरसन हॉग को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर दिया, उन लोगों को डिसमिस कर दिया, एक्सपेल्ड कर दिया, एक्सपेल्ड, XPELLED। कब एक्सपेल्ड किया, तो ऑन 25 मार्च, याद रखेंगे डेट, और 1811। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1811, मैंने सबसे पहले ही बताया। तो देखिए कितना अच्छा कहानी है। 1811 में इनका द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म पब्लिश तो होता है, लेकिन ये भगवान के खिलाफ इन लोगों ने इस पोइट्री में बातें लिखी थी, जिससे कॉलेज का जो डीन है थॉमस राउले, ये इन दोनों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर देता है। और वो कब एक्सपेल्ड करता है, 25 मार्च 1811 को। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा इतना। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे की कहानी 1811 अभी भी इम्पोर्टेंट है। अब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जब एक्सपेल्ड हो गए तब कहाँ गए भाई, अब ये क्या हुआ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जब इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया,
अब इनका दिमाग इधर उधर भटकने लगा। अब ये सब सीधा इन्होंने एक लड़की से मिला, हैरियट वेस्टब्रुक, ठीक है। और हालांकि पहला ट्राई इन्हीं की तरफ से था, लेकिन बाद में ये सोचे कि उससे हाथ छुड़ा लें, यानी कि बचा लें। लेकिन अब आते हैं आपको 1811 का अगला पॉइंट, ये देखिए 1811 अभी स्टिल गोइंग ऑन। 1811 में क्या क्या हुआ था, तो देखिए 1811 में ये मिले। पहले कहानी बता देते हैं। 1811 में जो सेली हैं वो, इनको मुलाकात होता है हैरियट वेस्टब्रुक की, वो एक हैरियट वेस्टब्रुक उसका नाम है, ठीक है। तो हैरियट जो थी वो 16 ईयर ओल्ड गर्ल थी, लड़की थी। इससे मुलाकात होता है सेली को, और मिलते ही अब कुछ दिनों के बाद सेली सोचते थे कि ना मिले, लेकिन जो वेस्टब्रुक थी वो, अब भाई आप किसी को आप पहले उकसाइएगा, तो हैरियट को अच्छा लगा, वो इनके प्यार में पड़ गई। अब सेली सोचते थे कि नहीं छोड़ो, ये मिडिल क्लास की है, लोअर क्लास की है। तो हैरियट वेस्टब्रुक, यह नाम याद रखेंगे, पहली वाइफ है सेली की। उससे 1811 में सेली मिलते हैं, उससे प्यार होता है और उसको लेकर के भाग जाते हैं। ये कहाँ पे? इंग्लैंड। इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि ये बड़े घर के लड़के थे सेली, और जो हैरियट वेस्टब्रुक थी वो मिडिल क्लास की थी, लोअर क्लास की थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फेल इन लव विथ हैरियट, सेली यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सेली फेल इन लव विथ हैरियट वेस्टब्रुक, ठीक है। हैरियट वेस्टब्रुक से इनको प्यार हो जाता है, और ही एलॉप्ड, ही एलॉप्ड विथ हर टू स्कॉटलैंड। ध्यान दीजिएगा, इसको भाग जाते हैं लेकर के स्कॉटलैंड। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि वो मिडिल क्लास की क्या थी, लड़की थी, और इनके पापा जी बहुत अमीर थे, पॉलिटिकल एडवाइजर तो थे ही, पॉलिटिकल पर्सन भी थे। और आपको तो पता ही है जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो अपने रिश्ते बड़े अमीर अमीर घर में खोजते हैं। इसके डर से सेली लेके भाग गए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और पापा भी इनके बहुत गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि अरे साला बताओ, एक नेता का लड़का होकर के ये एक मिडिल क्लास की लड़की से शादी करने जा रहा है। पहले तो पूरा एकदम इनके ऊपर कार्रवाई की गई कि कहीं पकड़ लिया जाए या खोज लिया जाए। लेकिन सेली एक रिवोल्यूशनरी स्पिरिट के आदमी थे वो। अब ध्यान दीजिएगा कि सेली में एक रिवोल्यूशनरी स्पिरिट क्यों था, क्योंकि वो हमेशा स्काई के पोएट माने जाते हैं, कि उनका विजन जो है ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो आगे हम ये पॉइंट को समझाते हैं। सबसे पहले आपको ये देखिए, एलॉप्ड विथ स्कॉटलैंड चले जाते हैं, और फिर अपडेट आगे बढ़ता है कि वहाँ से अब होता क्या है, ठीक है। अब 1813, ये डेट ध्यान देंगे। अब तो प्यार हो गया, शादी हो गई। अब इससे शादी कर ली 1811 में स्कॉटलैंड में भाग करके सेली ने। तो सेली का पूछेगा एग्जाम में कि फर्स्ट वाइफ कौन है, तो हैरियट वेस्टब्रुक। और 1813 में इन्होंने क्वीन मैब लिखा, ये याद रखेंगे, क्वीन मैब 1813। अब ये क्या है, तो अ फिलोजोफिकल पोएम, ये एक फिलोजोफिकल पोएम है, और 9 कैंटोज में है। इन 9 कैंटोज का मतलब होता है स्टांजा। तो 9 स्टांजा में ये पोएम है, ठीक है, 9 स्टांजा, ठीक है। क्वीन मैब एक फिलोसॉफिकल पोएम है, 9 स्टांजा में है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत काफ़ी है। पेपर में पूछेगा कि क्वीन मैब क्या है, तो 1813 में ये लिखी गई है और फिलोसॉफिकल पोएम है। अब 1813 के बाद 1814, ये क्या है भाई, तो 1814 एक साल बाद अपना हिस्ट्री बनते जा रहा है कि 1814 में क्या किए। तो ये 1814 में एक जाते हैं अपने जिस यूनिवर्सिटी, एक टीचर थे इनके, प्रोफेसर, इनके गुरु, जिनका नाम था विलियम गॉडविन। तो विजिटेड होम, ठीक है, विजिटेड होम ऑफ विलियम गॉडविन, नाम याद रखिएगा। विलियम गॉडविन के घर पे चले जाते हैं, विजिट करते हैं 1814 में। और ये कौन थे, तो एक ये पॉलिटिकल प्रोफेसर थे, पॉलिटिक्स के प्रोफेसर थे, जो भी हो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, विलियम गॉडविन, ठीक है। अब देखिए, पॉलिटिकल प्रोफेसर या रिसर्चर, ठीक है। और इनके यहाँ वो चले जाते हैं, एक पॉलिटिकल के प्रोफेसर थे
बहुत विद्वान आदमी थे। तो इनसे राय सलाह लेने के गए थे कि हम कैसे क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, कुछ गाइडलाइन दीजिए। अब गुरु मान करके गए थे कि हमारे विलियम गॉडविन साहब सर हैं, गुरु हैं। ये पॉलिटिकल रिसर्चर और क्या थे, टीचर थे। और लेकिन जब ये उनके घर पे गए तो ही मेट उन्होंने मिला इनके 3 लड़कियों से। ही मेट हिज 3 डॉटर्स। ठीक है, 3 लड़कियों से मिला, जिसमें से एक लड़की से इनको प्यार हो गया। ठीक है, अब 3 लड़कियां बहुत सारे थी, लेकिन उनमें से एक से इनको प्यार हो गया। तो वो कौन थे? ही फेल इन लव, ठीक है, विथ वन ऑफ देम। उसका नाम था, इसी के नाम से है, विलियम गॉडविन है, और उसका नाम है मैरी गॉडविन। नाम याद रखेंगे कि उनमें से एक से इनको प्यार हो जाता है, जिसका नाम है मैरी गॉडविन। अब इसको लेकर के फिर सेली, सोचिए उस समय के सैयारा स्टूडेंट थे, जैसे कि होता है ना सैयारा। अब कोई भी अब वो अपने सेली अपने टाइम के सैयारा थे। एक हैरियट वेस्टब्रुक को फर्स्ट नज़र में वाइफ बना लिए थे। फिर दूसरे बार में इनको प्यार हो जाता है विलियम गॉडविन की बेटी से। ठीक है, जो सबसे छोटी बेटी है, जिसका नाम, वो भी 16 वर्ष की है, ये 16 ईयर की है, 16 ईयर्स। और मैरी गॉडविन से प्यार हो जाता है। और ये अगेन 1814 में ये चले जाते हैं। 1814 में ही इलॉप्ड विथ हर इन यूरोप, EUROP, यानी कि इंग्लैंड भाग जाते हैं इसको लेकर के। इसको भी लेके भाग गए यूरोप। और इसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था क्लेरा, उसको भी लेके भाग गए, कहते तुम भी चलो। ठीक है, तो यूरोप चले गए। ही इलॉप्ड विथ मैरी गॉडविन इन यूरोप। और इसकी चचेरी बहन क्लेरा, याद रखेंगे, CLAIRA, क्लेरा थी, इसको भी लेके गए थे। और वहाँ पे स्पेंट 6 वीक्स। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, जो अब ये भी जो है मैरी गॉडविन, ये किसकी बीवी हो गई? सेली की सेकंड बीवी, ये सेकंड बीवी है सेली की। अब ये 6 वीक्स तक ये लोग हनीमून ट्रिप पे थे अपना, यूरोप में, खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और उनके साथ क्लेरा थी, जो सपोर्ट करती थी इन लोगों को, क्योंकि ये भी अपना पैसा वैसा लेके गई थी इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। कुछ चॉइस इसका भी था सेली के लिए, लेकिन सेली से उम्र में क्लेरा बड़ी थी और सेली से छोटी ये थी मैरी गॉडविन। तो इसी से वो शादी किए और स्पेंड किए 6 वीक्स, कहाँ पे? यूरोप में। और यही 6 वीक्स में द हिस्ट्री ऑफ 6 वीक्स करके सेली की वाइफ, यानी कि मैरी सेली, अब तो वो मैरी सेली हो जाएगी। तो मैरी सेली ने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ 6 वीक्स। अब ये लोग यूरोप में कहाँ कहाँ गए थे, किस किस ट्रिप पे गए थे, किस किस टूर, मतलब रूट पे ये लोग भ्रमण किए थे, कैसे ये लोग अपने हनीमून ट्रिप को एंजॉय किए थे, वो द हिस्ट्री ऑफ 6 वीक्स में मैरी सेली कंपोज करती है। तो याद रखिएगा, मैरी सेली का एक किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ 6 वीक्स, और वो अपने मैरिज लाइफ के बारे में लिखी है, पूरे यूरोप की हिस्ट्री है उसमें। अब 1814 खत्म हो जाता है। अब आते हैं 1814 के बाद क्या आता है, तो वो आता है 1816। अब ये 1816 थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इनकी फर्स्ट वाइफ जो है डायड इन ड्राउनिंग, ड्राउनिंग इन द सर्पेंटाइन लेक। याद रखिएगा, इनकी जो फर्स्ट वाइफ है ये मर जाती है डूब करके सर्पेंटाइन लेक में। अब क्या वजह थी कि मर गई? हो सकता है कि इन्होंने शादी कर लिया इसके लिए मरी, या अपने से डूब कर मर गई, कुछ ऐसा ही हुआ था। तो इनकी फर्स्ट वाइफ जो थी, जिसका नाम था हैरियट वेस्टब्रुक डायड इन द सर्पेंटाइन लेक। तो भी क्वेश्चन पूछेगा कि सेली की फर्स्ट वाइफ कहाँ पे डूब के मरी थी? तो सर्पेंटाइन लेक में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब दिसंबर में ही मरी थी, दिसंबर में ही। ठीक है, ये फिर 1816 में ही सेली, ठीक है, मैरिड कर देते हैं। किससे? तो मैरी गॉडविन। ठीक है, जस्ट आफ्टर 2 वीक्स ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ्स डेथ। पहले पत्नी के मात्र 2 वीक के बाद इन्होंने मैरी गॉडविन से शादी कर ली। दिसंबर महीने में ही दिसंबर 1816 में उनकी फर्स्ट वाइफ सर्पेंटाइन लेक में डूब के मर गई। और उसी ईयर सेली ने दूसरी शादी कर ली अपनी दूसरी बीवी से,
जिसका नाम है मैरी गॉडविन। अब 1816 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 1816 के बाद उसी 1816 में अब एक वर्क आता है जिसका नाम है अलास्टर। 1816 में, ठीक है, एक वर्ड है अलास्टर, ALASTER। अलास्टर क्या है भाई? तो अलास्टर जो है द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड, इसका जो टाइटल का नाम है, इसका दूसरा नाम है द स्पिरिट, द SPIRIT, स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड। अब इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा कि शेली का अलास्टर कब मतलब पब्लिश हुआ, तो 1816 में। इसका दूसरा टाइटल क्या है? द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड। लेकिन जब अलास्टर पब्लिश हुआ था तो इसका उस समय कोई टाइटल नहीं था। बहुत बार क्या होता है कि पोएट्री या वर्क लिख देते हैं, लेकिन ये बिना टाइटल के लिख दिए थे। तो अलास्टर पहली बार लिखी गई थी बिना टाइटल का। अब सोचिए कि इसका नाम तो टाइटल अलास्टर बाद में ही रखा गया होगा, किसने रखवाया होगा? अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहले ये देंगे कि अलास्टर क्या है, तो ये है एक आपका स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, स्पिरिचुअल SPIRITUA, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। अब यहाँ पे शेली ने इसमें स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी का यूज किया है, अपने बारे में बताया है कैसे वो स्पिरिचुअल हुए। और ये लिखी गई थी 720 याद रखेंगे लाइन्स में, ठीक है। ये 720 लाइन्स में कंपोज किया गया है आपका ये अलास्टर, ठीक है। तो बहुत लंबा ये पोएम है अलास्टर, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है और 720 लाइन में लिखी गई है। और ये जब तब पब्लिश हुआ था तो देयर वाज नो टाइटल, इनका कोई टाइटल शुरू में नहीं था। तो एक इनके फ्रेंड थे शेली के, जिसका नाम है थॉमस लव पिकॉक। तो थॉमस लव पिकॉक ने इनको सजेस्ट किया कि तुम जो इसकी वर्क लिखे हो इसका नाम रखो अलास्टर। तो अलास्टर एक माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। तो ग्रीक माइथोलॉजी से ये वर्ड उठाया गया है अलास्टर, जिसका मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे कि अलास्टर का मतलब क्या होता है? तो इविल जीनियस, इविल जीनियस। अलास्टर मीन्स ALASTER, अलास्टर मीन्स क्या होता है भाई? इविल, इविल जीनियस, GENIUS, अकॉर्डिंग टू रोमन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी ऐसे ही कुछ है। तो याद रखिएगा एक माइथोलॉजी है इस वर्ड पे, उस वहाँ पे इंग्लैंड में। अलास्टर का मतलब होता है इविल जीनियस, और ये किसने बताया? थॉमस लव पिकॉक। तो थॉमस लव पिकॉक शेली के दोस्त थे। जब इन्होंने ये किताब लिखा 1816 में, तो इसका कोई टाइटल नहीं दिए थे, लेकिन ये जो टाइटल अलास्टर दिया गया है किसके कहने पे दिया गया है? तो थॉमस लव पिकॉक के कहने पे दिया गया है। और उनके अनुसार, थॉमस लव पिकॉक के अनुसार, अलास्टर का मतलब होता है इविल जीनियस। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि अलास्टर का मतलब क्या है? इविल जीनियस। तो 1816 हम लोग कंप्लीट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1816 के बाद अब कौन आता है? अब आगे ऊपर देखेंगे ध्यान से, ये सारे जो हम लोग ईयर वाइज कवर कर रहे हैं, ये सब ईयर से ही आपको कहानियाँ याद हो जाएगी। अब हम लोग 1816 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब आगे देखना है हम लोगों को कि 1816 के बाद क्या आता है। तो 1817 उसमें द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम शायद लिखी जाती है, ध्यान रखेंगे। हाँ, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। अब थोड़ा इरेज भी कर दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब लोग फिर अगला डेट अब आ जाता है 1817। तो 1817 में लिखा जाता है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द रिवोल्ट, REVOLT, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ISLAM, ठीक है। 1817 में हमारा आता है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ठीक है। और ये इसका जो टाइटल है, अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि कोई भी पोएट्री लिख देता है, कोई वर्क लिख देते हैं, लेकिन वो बाद में उसका टाइटल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब पहले कुछ और टाइटल से लिखे थे। ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम तो बहुत फेमस है क्योंकि बाद में ये आया, लेकिन जो शुरू में वर्क लिखे थे शेली, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, उसका ये टाइटल नहीं था। तो शुरू में क्या टाइटल था? तो अंडर द टाइटल ऑफ, यहाँ लिखेंगे अंडर द टाइटल ऑफ, ये है एथना करके एक था, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या लिखा था। तो सियोन एंड एथना, ठीक है। ये है लेओन, LALOAN, लियोन, एंड सिथना, CYTHNA, ठीक है। या एक और टाइटल है इनका, द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी। ये टाइटल पे इन्होंने सबसे शुरू में इस पे शुरू किया था। बाद में ये टाइटल शिफ्ट हो गया द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। पूछ देगा कि 1817 में द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम पब्लिश तो हुआ था, लेकिन सबसे पहले इसका टाइटल क्या था? तो लियोन सिथना था,
और द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, ये एक विजन है, अ विजन ऑफ द रोमांटिक एज, एक रोमांटिक एज का एक विजन बताया गया था, या जो भी आप समझें इसको। और अलास्टर क्या है भाई, सॉरी अलास्टर नहीं, ये द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। तो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये एक विजन ऑफ द 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी या रोमांटिक एज ये भी कह सकते हैं, 19th सेंचुरी, ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। तो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये लिखी गई थी किस में, कहा जाएगा कि किस में लिखा गया था, तो इट वाज रिटन इन स्पेंसरियन, स्पेंसरियन स्टांजा, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है कि स्पेंसरियन स्टांजा, कहा देगा कि रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किस स्टांजा में लिखी गई थी, तो स्पेंसरियन स्टांजा। ये कितने लाइन का होता है, तो 9 लाइन्स। जब 9 लाइन का स्टांजा होगा तब उसको स्पेंसरियन स्टांजा कहेंगे। इसको किसने इन्वेंट किया था, स्पेंसर ने। तो स्पेंसर से बने हुए स्टांजा है ये स्पेंसरियन स्टांजा, जो 9 लाइन के होते हैं। अब हमको ये समझ में, अभी 1818 में क्या हुआ, अब 1818 में अगर कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे कि 1818 में यही काम, ये लिखी गई थी 1817 में, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, लेकिन ये पब्लिश्ड होता है ये पब्लिश्ड होता है 1818 में। बस ये ध्यान रखेंगे कि 1817 में रिवोल्ट ऑफ इस्लाम लिखी गई और पब्लिश हुआ था 1818 में। इसका ये सब क्या है, प्राइमरी नेम है टाइटल का। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं 1819 में क्या हुआ भाई, तो 1819 में द सेंसी, सेंसी एक ट्रेजिडी है, एक ट्रेजिडी है, TRAGED, ट्रेजिडी, ये ट्रेजिडी है। और आपको पता ही है कि ट्रेजिडी मतलब इसमें शोक मनाया जाता है, ठीक है। एक 5x ट्रेजिडी इन 5x की ट्रेजिडी है। सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे कि कितने एक्स की ट्रेजिडी है, 5x की, और लिखी गई थी किसमें, इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। तो 1819 में सेंसी एक ट्रेजिडी है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद ये किसको डेडिकेटेड है, ये भी ध्यान दें, डेडिकेटेड टू ले हंट, ठीक है, ये ले हंट को डेडिकेटेड है। और हमें उम्मीद है कि अब हम लोग को वीडियो ख़त्म होने वाला है, बैटरी, तो कोई नहीं, अब आगे देखते हैं। 1819 के बाद 1820, अब 1820 में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आया था इनका, ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है। ये एक पोएम है, एक पोएम इन टर्जा राइमा, टर्जा राइमा, RHYMA। हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। 1820 में ओड टू द वेस्ट विंड एक बहुत अच्छा पोएम है, ये टर्जा राइमा में लिखी गई। टर्जा राइमा मतलब 3 लाइन का स्टांजा, 3 लाइन्स का स्टांजा होता है, उसको टर्जा राइमा कहते हैं। फिर 1820 में एक और काम बहुत इंपॉर्टेंट हुए थे, इनका प्रोमीथियस अनबाउंड, ठीक है। प्रोमीथियस अनबाउंड इनका जो वर्क है, ध्यान देंगे, ये आया था, ये प्रोमीथियस अनबाउंड 1820 में पब्लिश हुए थे। अब ये क्या है भाई, प्रोमीथियस अनबाउंड, तो फॉर एक लिरिकल, याद रखेंगे, फॉर एक लिरिकल, LYRICAL, लिरिकल ड्रामा, ठीक है, ड्रामा कह सकते हैं, फॉर एक लिरिकल ड्रामा। इसको कहते हैं क्लोसेट, CLOSET, क्लोसेट ड्रामा। तो भाई क्लोसेट ड्रामा किसे कहते हैं, तो ऐसा ड्रामा जिसको परफॉर्म स्टेज पे नहीं किया जाए, ठीक है। तो कह देगा कि प्रोमीथियस अनबाउंड